मधुरांतक उत्तम चोल ने परकेसरी की उपाधि धारण की और चोल साम्राज्य को स्थिर किया। इसका वास्तविक श्रेय जाता है उत्तम के चचेरे भाई अरुल को। अरुल परांतक द्वितीय यानी सुंदर चोल के बेटे थे और बेहद लोकप्रिय थे। असल में जनता चाहती थी कि अरुल ही सम्राट बने, लेकिन अरुल ने अपने बड़े भाई का मान रखा और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा की। रामायण में राम भरत के अलावा असल जिंदगी में ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, खास करके राज्यों साम्राज्यों के मामले में। अरुल ने चोल सेना में एक नई जान फूंक दी। इसके साथ उन्होंने चोल नौसेना को एक नए सांचे में ढाला और उसको इतना शक्तिशाली बना दिया जिसकी भारतीय इतिहास में मिसाल नहीं मिलती। सन 985 में उत्तम चोल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अरुल अगले चोल सम्राट बने, जिन्हें इतिहास राज चोल महान के नाम से जानता है। इन्होंने राज केसरी की उपाधि धारण की। राज चोल प्रथम न सिर्फ सबसे महान चोल सम्राट थे, बल्कि सारे भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उनका शासन शुरू होते ही मदुरई के पांड्यों ने सर उठाया और साथ ही केरल के चेरों ने। तो जवाब में त्रिवेंद्रम के पास कंदलूर सलाई के समुद्री युद्ध में राज चोल ने चेरों और पांड्यों को बुरी तरह से हरा दिया। अब पांड्य फिर से चोलों के अधीन हो गए और दक्षिण केरल का भी कुछ हिस्सा चोलों के अधिकार में आ गया। इसका वर्णन मिलता है सम्राट राज चोल के शचींद्रम अभिलेख में। सन 993 में राज चोल ने श्रीलंका पर हमला किया और उसके उत्तरी भाग और पूर्वी तट पर अधिकार कर लिया। आज तक यहां पर तमिल लोगों का ही दबदबा है। राज चोल ने सिंहलों की 1450 साल पुरानी राजधानी अनुराधापुरा को नष्ट कर दिया। इस बीच राज चोल ने वायव्य दिशा में यानी उत्तर पश्चिम में भी मोर्चा खोल दिया। सन 1000 ईस्वी के आसपास उन्होंने पश्चिमी गंग राज्य का अंत करके दक्षिणी कर्नाटक पर अधिकार कर लिया। इस समय गंग शासक कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के मांडलिक थे, लेकिन राज चोल के इस जलजले के आगे कल्याणी के चालुक्य कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन वेंगी के पूर्वी चालुक्यों ने हिम्मत की। उन्होंने कांचीपुरम पर हमला कर दिया। तो जवाब में राज चोल पूर्वी चालुक्यों को उनके कान पकड़कर पीटते हुए उनकी राजधानी राजमहेंद्री ले गए और उनके पूर्वी चालुक्य राज्य को अपने अधीन कर लिया। फिर राज चोल आगे बढ़े और उन्होंने कलिंग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पश्चिमी चालुक्यों के मांडलिक कर्नाटक के होयसल चोलों से टकराने लगे, लेकिन उनकी हार निश्चित थी। सन 1010 तक सारा केरल आहिस्ता आहिस्ता चोलों के अधीन हो गया। न सिर्फ इतना, राज चोल ने न भूतो न भविष्यति लक्षद्वीप पर कब्जा कर लिया और फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया। तो अब महानदी से लेकर मालदीव के साथ लंका तक चोलों का डंका बजने लगा। इस महाविजय का एक पहलू और भी था। अभी तक चोलों का पूर्वी व्यापार मार्ग पर अधिकार था, मगर अब लक्षद्वीप और मालदीव के हाथ आते ही अरब सागर में भी उनकी स्थिति मजबूत हो गई। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक का सारा समुद्री व्यापार चोलों के साम्राज्य से होकर गुजरता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे चोल साम्राज्य में किस कोटि की आर्थिक समृद्धि आई होगी और तमिल व्यापारी कहां कहां तक न गए होंगे। एक तरफ दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य का उदय हो रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू चीन में यानी इंडो चाइना में एक और हिंदू महाशक्ति का उदय हो रहा था, कंबोडिया का खमेर साम्राज्य, जिसके शासकों ने आगे चलकर अंगकोर वाट के विशालतम मंदिर बनवाए। इसके अलावा इस क्षेत्र में इंडोनेशिया का श्रीविजय साम्राज्य भी था। ये काफी पुराना और शक्तिशाली साम्राज्य था। आज का सिंगापुर और मलक्का की जल संधि दोनों पर ही इस श्रीविजय का अधिकार था। फारस, यूरोप, अरब और अफ्रीका से जो भी जहाज चीन, जापान और कोरिया को जाते हैं, उन्हें इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। आज भी यही स्थिति बनी हुई है और सिंगापुर दुनिया के व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है। ऐसे क्षेत्र पर अधिकार कौन नहीं चाहेगा। इसी बात को लेकर कुछ ही समय में
चोलों और श्रीविजय का झगड़ा होने वाला था। राजनीति का पुराना सिद्धांत है कि दो पड़ोसी राज्य कभी दोस्त नहीं हो सकते और दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। इसीलिए श्रीविजय के विरुद्ध चोलों और खमेरों की आपस में अच्छी बनती थी। मालदीव अभियान सम्राट राजराज चोल का अंतिम बड़ा अभियान था। राजराज चोल न केवल एक महान विजेता थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने चोल प्रशासन को एक नई रूपरेखा दी जिसके आधार पर चोल साम्राज्य अगली एक शताब्दी तक दक्षिण भारत पर छाया रहा। सम्राट राजराज चोल स्वयं भी शिव के परम उपासक थे। उन्होंने शैव संतों को आश्रय प्रश्रय दिया और कई मंदिर बनवाए। फिर उनके काल में कला साहित्य और संगीत में भी काफी वृद्धि हुई। उनके काल में संगम कालीन साहित्य का पुनर्लेखन शुरू हुआ। इस तरह से उन्होंने तमिल साहित्य में एक भारी योगदान दिया। दुर्भाग्य से हमारे पास इस महान सम्राट का कोई भी ढंग का चित्र नहीं है, पर सम्राट राजराज चोल महान ने अपनी याद अमर करवाने की व्यवस्था खुद ही कर ली थी। इन्होंने तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। आज भी यह मंदिर सारी दुनिया के लिए एक आश्चर्य है कि ग्रेनाइट का इतना ऊंचा शिखर, जिसे द्रविड़ वास्तुकला में विमान कहते हैं, वो कैसे बना होगा। और उससे भी बड़ा आश्चर्य कि ये टनों के वजन का भारी भरकम कलश उस जमाने में जब क्रेन वगैरह नहीं हुआ करती थी तब इतने ऊपर कैसे पहुंचा होगा। आज ये मंदिर एक विश्व धरोहर है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सन 2010 में इसके 1000 साल पूरे हुए थे। मध्य भारत के खजुराहो के मंदिर भी इसी के समकालीन हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय मंदिर कला अपने चरम पर थी। दक्षिण भारत में ये यात्रा पल्लवों के महाबलीपुरम के शोर मंदिर से शुरू होकर बृहदीश्वर की ऊंचाई तक पहुंची। जैसा कि हर तेजस्वी सम्राट के साथ होता आया है, सम्राट राजराज चोल महान के इर्द गिर्द भी कई लोक कथाओं ने जन्म लिया, जिनमें से एक कथा तो बहुत ही रोचक थी, एक सफेद हाथी और उसके गजमणि की कथा। लेकिन लोक कथाओं में हमें नहीं उलझना चाहिए। सम्राट राजराज चोल की अनेक पटरानियां थीं, जिनमें से कुछ के नाम हम यहां बता रहे हैं। इनमें से त्रिभुवन महादेवी, जिनका नाम कहीं कहीं पर वनावन महादेवी भी बताया जाता है, इन्हीं से राजराज चोल के उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम का जन्म हुआ था, जो अपने पिता से भी 2 हाथ आगे निकले। इनके अलावा राजराज की कुछ पुत्रियां भी हुईं, जिनमें से कुंडवई नाम उस जमाने की कई राजकुमारियों के रखे गए। सन 1014 में इस महान पराक्रमी सम्राट राजराज चोल प्रथम की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र राजेंद्र चोल अगले सम्राट बने। सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम